Hello everyone. Today we are going to discuss about one of your important relation from your chapter current electricity, and that relation is deals with the cell concept. Okay, and that relation is I'm writing here. You just see V is equal to E minus IR. You all are familiar with this relation, and today we are going to derive this relation and to understand each term of this equation. Okay, so here V stands for potential difference or the terminal potential difference. E stands for EMF of a cell, and I, it is known to all, this is nothing but the current, and R small r here, it represents the internal resistance of the cell. Okay, so in order to understand each of these terms, we should go through the concept of battery mechanism, and that is just I am drawing here. You just see, let us suppose ये एक सेल है. ओके, हम एक सेल का कंसेप्ट को समझेंगे क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये E और ये V, ये सबको समझने के लिए बैटरी मैकेनिज्म का कंसेप्ट कुछ चाहिए. ओके, सो मैं आपको हर एक तार के बारे में समझाऊंगा, इसीलिए हम किसका हेल्प लेंगे? मैकेनिज्म ऑफ सेल और कंसेप्ट ऑफ सेल. ओके, कंसेप्ट ऑफ सेल, उसका इन डिटेल्स आप केमिस्ट्री में पढ़े हैं, लेकिन उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे. हमें बस ये दो तीन टर्म को ये समझने के लिए जितना जरूरी है बस उतना ही मैं आपको बताऊंगा. तो आप सभी को पता है कि सेल का काम क्या है. सेल क्या है? एक सोर्स है. सेल इज द सोर्स which provide energy to the electrical element which are connected to that source. मान लीजिए ये एक बैटरी है. सेल और बैटरी सेम चीजें हैं. ये एक बैटरी है, तो बैटरी का काम क्या है? जो भी एलिमेंट उसके साथ कनेक्ट होता है उसको वो क्या करता है? मान लीजिए ये एक बल्ब है, ये बल्ब के साथ ये बैटरी कनेक्ट हुआ है, तो उसको वो क्या करेगा? एनर्जी सप्लाई करेगा ये बल्ब, और जब ये एनर्जी सप्लाई करेगा वो बल्ब ग्लो करेगा. और उसको अदर वे से भी हम बोल सकते हैं कि ये जो बैटरी है वो चार्ज को फ्लो करवाता है, और जब चार्ज फ्लो करेगा वहां पे करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट प्रोड्यूस होने से ये बल्ब ग्लो करेगा. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, ये जो सेल है, बैटरी जो है, उसका काम है कि चार्ज को मूव कराना होता है. ओके, और जब चार्ज मूव करेगा वो करंट फ्लो करेगा और उसमें बल्ब ग्लो करेगा. ओके, तो सेल के अंदर क्या होता है? वही एनर्जी उसको कहां से मिलता है? ये जो सेल है ये केमिकल एनर्जी को, ओके, उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होगा, सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, आप उसको केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, और उसमें से जो केमिकल एनर्जी निकलेगा वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, तो ये जो बेसिक बातें हैं, तो ये टर्म को समझने के लिए अभी हम देखेंगे. देखिए सेल का कंस्ट्रक्शन, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन. तो क्या होता है? लेट अस सपोज ये कंटेनर है, और ये कंटेनर के अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है. ओके, ये कंटेनर के अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, और ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मतलब HCl हो सकता है, NaCl हो सकता है, कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, और उसके अंदर हम दो प्लेट को रखते हैं. ओके, ये दो प्लेट्स हैं जिसको कि आप इलेक्ट्रोड्स कहते हैं. जब हम ये दो प्लेट को ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, उसमें क्या होता है? एक एक्सोथर्मिक रिडक्स रिएक्शन होता है. क्या होता है? एक एक्सोथर्मिक रिडक्स रिएक्शन. उसका मीनिंग क्या है? ये एक्सोथर्मिक, हाँ, यस, एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें एनर्जी रिलीज होता है. ओके, ये एनर्जी रिलीज होता है. देखिए सेल का काम था एनर्जी सप्लाई करना, उसको एनर्जी मिल गया कहां पे? ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है. और रिडक्स का मतलब क्या होता है? एक होता है ऑक्सीडेशन, ओके, और दूसरा है रिडक्शन रिएक्शन. ओके, तो एक टर्मिनल में, और ये जो एक प्लेट है, एक में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, और आपको पता है जहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है वहां पे नेगेटिव चार्ज करता होता है. और मान लीजिए ये प्लेट्स में क्या हो गया? डिपोजिशन ऑफ नेगेटिव चार्ज हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण से. ओके, एक प्लेट में ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसको कि आप बोल सकते हैं एनोड, और दूसरे टर्मिनल में क्या हुआ? रिडक्शन रिएक्शन.
ओके, और रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का डिपोजिशन होता है। मान लीजिए इधर पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हुई, ओके, ये पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हुआ और उसको हम कहते हैं कैथोड, ओके, उसको आप कहते हैं कैथोड। और हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इधर कुछ नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो रहा है और इधर कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक एक्सोथर्मिक रिडक्स रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, अब देखिए उसमें क्या हो गया, डिपोजिशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए मैं उसको कनेक्ट कर देता हूँ एक एक्सटर्नल एलिमेंट के साथ, मान लीजिए ये बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, और उसको हम फिजिक्स में दिखाते हैं ये रेजिस्टेंस सिंबल से, ओके, और ये है वो रेजिस्टेंस। अच्छा, और उसको मैं लेट अस सपोज कैपिटल आर लिख देता हूँ। तो ये चार्ज क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज को देखिए, नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है कूलम्ब फोर्स के हिसाब से, और ये नेगेटिव चार्ज को देखिए, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाने के लिए एक रास्ता मिल गया है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ये अट्रैक्ट होगा, और जब ये टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल आएगा तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल वहां पे कुछ करंट फ्लो करेगा, ओके, ये तो होगा। बट इसमें हम ये कंसेप्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग बात है देखिए, क्योंकि करंट कोई सर्किट में कब फ्लो करेगा, जब सर्किट कंप्लीट होगा, जब सर्किट क्लोज होगा तब वहां पे करंट फ्लो करेगा। तो इधर तो देखिए ये नेगेटिव चार्ज तो ये प्लेट तक आ गया, ओके, फ्रॉम द ड्यू टू द कूलम्ब अट्रैक्टिव फोर्स, बट ये सर्किट को क्लोज होने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन या जो भी नेगेटिव चार्ज इधर आया था उसको फिर से इधर तक आना पड़ेगा, क्योंकि तब जाकर ये सर्किट क्लोज होगा और उसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, ओके। अच्छा देखिए, मान लीजिए इधर तक वो इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर भी आ गया। अब क्या होगा, थोड़ा सोचिए उसको कि ये इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव प्लेट जो है उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये नेगेटिव चार्ज को वो रिपेल करेगा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, कंप्लीट पाथ उसको घूमना है, ओके। ये इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर आने के लिए क्या होता है, एक फोर्स डेवलप होता है इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जिसको आप एससी वर्मा की बुक में दिया होता है कि ये बैटरी के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ड्यू टू सम बैटरी मैकेनिज्म एंड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डेवलप, जो कि कूलम्ब फोर्स नहीं है, वो ऐसा एक फोर्स डेवलप होगा और वो फोर्स वो कूलम्ब फोर्स को ओवरकम कर लेगा। मान लीजिए कूलम्ब फोर्स उसको रिपेल कर रहा है, कूलम्ब फोर्स उसको रिपेल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, बट उसमें एक ऐसा नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो रहा है जो कि ये कूलम्ब फोर्स को ओवरकम करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर तक आएगा, ओके। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर इधर तक आएगा, और जब इधर तक आ गया ये क्या हो गया, देखिए आपका इलेक्ट्रॉन पूरा एक राउंड घूम गया तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो ये सब जो हम इतना सारा कंसेप्ट, ये जो छोटा सा कंसेप्ट हम डिस्कस किए, ये क्यों डिस्कस किए, क्योंकि इधर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इनसाइड द बैटरी हम कहेंगे, और इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन उसमें क्या होता है, कुछ ऑपोजिशन आते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर आयन है, कैटायन होंगे, एनायन होंगे, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर, तो वो आयन क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का मोशन को, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहा है उसको अपोज करते हैं, एंड दैट ऑपोजिशन इज नथिंग बट द इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके। ये R को हम कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, देखिए रेजिस्टेंस एक ऐसा चीज है, ओके, वो क्या करता है, हम बोलते हैं कि करंट का फ्लो को, चार्ज का फ्लो को अपोज करता है, बट रेजिस्टेंस नहीं होगा तब भी करंट नहीं फ्लो करेगा, ओके, रिमेंबर। तो इधर जो ऑपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है ये इलेक्ट्रोलाइट, द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड योर इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके, इसको हम कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा ठीक है, और क्वेश्चन में पूछता है कि मेंशन द फैक्टर और स्टेट द फैक्टर ऑन व्हिच द इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन, ओके। तो अब हम देखेंगे कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि जो ये रेजिस्टर जो भी है, ये रेजिस्टेंस, ये कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ये जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस आपको पता होगा, मैं रफ इधर लिख देता हूं, R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A होता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द मटेरियल
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये तीनों क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको याद है तो हम पढ़े थे टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, उसमें डिस्कस किए थे डिफरेंट मटेरियल के अक्रॉस उसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे कि रेजिस्टेंस कैसे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हर एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो R है वो ये चार फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। हम इसमें रिलेट करेंगे कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस R है वो भी कैसे ये चार फैक्टर के साथ रिलेट करेगा। देखिए ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है, मान लीजिए हम इसके साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, उसके साथ कंपेयर करके उसको एनालॉजी के हिसाब से लेंगे। मान लीजिए E लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, लेंथ बिटवीन द टर्मिनल और सेपरेशन बिटवीन द सर्कुलर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L क्या है, सेपरेशन बिटवीन द टर्मिनल्स, ऐसा लिख सकते हैं, सेपरेशन बिटवीन द टर्मिनल। ओके, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, ए के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ऑल्सो डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और कैसे, एरिया के साथ इनवर्सली डिपेंड करता है। देखिए कैसे, मान लीजिए ये जो दो इलेक्ट्रोड हमने ड्रॉ किए हैं, ये क्या है, दो प्लेट है एक्चुअली में, ऐसा दो प्लेट है। तो ये प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, ये इलेक्ट्रॉन को मूव करने में उतना आसान होगा। ओके, क्योंकि वहां पे कम ऑपोजिशन है। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जितना एरिया हम इंक्रीज करेंगे ये ऑपोजिशन कम होता है। तो ये इनवर्सली डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। सो इनवर्सली डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ फ्रैक्शन, where A is area of the plate, हाँ, और एक बात, कौन से एरिया में, जितना एरिया इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप हुआ है, जितना एरिया इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप हुआ है, एरिया ऑफ द प्लेट डिप इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट, ओके, ऐसा क्यों, क्योंकि ऑपोजिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट ही प्रोवाइड कर रहा है। तो जितना एरिया में इलेक्ट्रोलाइट है उतना एरिया में ही तो ऑपोजिशन आएगा ना। तो उसके लिए ये जो एरिया ए है वो दैट इज द एरिया ऑफ द प्लेट डिप इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट। ओके, नेक्स्ट और किसके साथ कंपेयर करेंगे, लेट अस वी शुड कंपेयर विद दिस रो। अच्छा, रो क्या था, नेचर ऑफ द मटेरियल और द मटेरियल प्रॉपर्टी। तो इधर किसका नेचर हम कंसीडर करेंगे, इधर किसका नेचर कंसीडर करें, ऑपोजिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, ऑपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट। सो वी विल से दैट दिस इंटरनल रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और वी कैन से कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सो थर्ड पॉइंट वी कैन आल्सो डिफाइन एज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे होगा, अगर उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली ज्यादा ऑपोजिशन आएगा, अगर तो इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन। एंड वन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी कंपोनेंट दैट इज योर टेंपरेचर। ये टेंपरेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये हो गया आपका फर्स्ट फैक्टर, ये हो गया सेकंड फैक्टर, ये हो गया थर्ड फैक्टर। नेक्स्ट जो है वो है टेंपरेचर। ओके, और ये टेंपरेचर के साथ कैसे डिपेंड करता है, टेंपरेचर के साथ कैसे डिपेंड करता है, आपको पता होगा जो कंडक्टर जो होते हैं वो उसका रेजिस्टेंस टेंपरेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट इधर क्या है, इधर ऑपोजिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट का जो ऑपोजिशन है, जो रेजिस्टेंस है, वो इनवर्सली डिपेंड करता है टेंपरेचर के ऊपर। सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। तो 1 बाय टेंपरेचर में लिख देता हूं। ओके, ये टेंपरेचर के ऊपर इनवर्सली डिपेंड करता है। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच the internal resistance of the cell depend upon। okay, one point इधर आप रिमेम्बर नोट कर सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है, देखिए ये जो रेजिस्टेंस है वो टेंपरेचर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। बट ये वाला रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो टेंपरेचर के ऊपर इनवर्सली डिपेंड करता है। ओके, सो ये आपके हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कंसेप्ट। ओके, तो हमारा एक टर्म आ गया, उसको हमने अच्छे से समझ ली। अभी हमारे पास ये दो टर्म है। आपको ये फिगर के हिसाब से ये दो टर्म को बताता हूँ
फिर आपको कोई दूसरा एक एग्जाम्पल लेकर ये दोनों टर्म को बताऊंगा। तो सबसे पहले क्योंकि ये टर्म को डिफरेंट डिफरेंट बुक में उसका डेफिनेशन डिफरेंट वे से लिखा होता है, तो मैं आपको दोनों वे से उसका डेफिनेशन समझाता हूँ, जो आपको इजियर लगेगा वही वाला आप फॉलो कीजिएगा। तो पहला एक डेफिनेशन है, देखिए मैं क्या बोल रहा था कि ये जो भी है, भी क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर आपको याद होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, V इज इक्वल टू W/Q, अगर आपको याद होगा ये रिलेशन आप पढ़े हो। तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज को या एक यूनिट चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लेने में, मूव करने में, एक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लेने में जितना वर्क डन होता है, वही वाला वर्क डन को हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। V इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ E क्या है, ये E जो है, ये E क्या है, E जो है ये है EMF ऑफ द सेल। तो उसके लिए क्या होगा, एक टर्मिनल से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक टर्मिनल से फिर से वही टर्मिनल तक, आउटसाइड द बैटरी एंड इनसाइड द बैटरी, दोनों में पूरा एक कंप्लीट पाथ, पूरा एक कंप्लीट घुमाने में जितना वर्क डन होता है उसको हम कहेंगे EMF ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, EMF दोनों का यूनिट जो है वो वोल्टेज होगा, क्योंकि EMF जो है ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नेम है फोर्स जैसा हम उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बस उसका काम जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जैसा काम है, वर्क डन जैसा काम है। ओके, तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लेने में जितना वर्क डन होता है हम उसको कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और एक टर्मिनल से फिर से वही टर्मिनल तक लाने में जितना वर्क डन हो रहा है, किसको लाने में, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में जितना वर्क डन हो रहा है उसको हम कहेंगे EMF ऑफ द सेल। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF ऑफ द सेल। अभी मैं आपको और एक वे से, ये तो है मैकेनिज्म, बैटरी मैकेनिज्म से हम ये तीनों टर्म को अच्छे से डिस्कस किए, VER। मैं अभी एक जनरल एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ, वो भी आपको इजी लगेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF ऑफ द सेल, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये डिफरेंस बिटवीन V एंड E, ये जो हमने डिस्कस किए कि डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हम अभी उसका एक एग्जांपल देखेंगे। ओके, ये जस्ट सी क्या है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है ये EMF, आपको एक लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूं। ओके, अभी तक हमने एक फिजिक्स के लैंग्वेज में समझ रहे थे, अभी देखिए एक जनरल वे से उसको आप समझिए। ओके, मान लीजिए ये किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये सब टर्म सेल के अंदर आ रहा है, सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं या बैटरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए आप कोई एक बैटरी लेकर आ गए, कोई भी कहां पे भी खरीद कर, या कोई भी एक बैटरी आपके पास आ गया। मान लीजिए ये बैटरी में लिखा है कि वहां पे लिखा है प्रिंट में 12, ये बैटरी में लिखा है 12, तो उसका मतलब क्या है कि ये बैटरी का EMF है 12 वोल्ट। कैसे EMF कैसे 12 वोल्ट हो गया, तो उसको समझाता हूं। देखिए जो लिखा हुआ है बैटरी में जो प्रिंट है वो मान लीजिए 12 वोल्ट है, तो उसका मतलब क्या है, खरीद का मतलब वहां पे कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, अभी मैं क्या करता हूं, उसको थोड़ा सोचिए कि बैटरी का सिंबल आपको पता है, मैं उसको सिंबल के लिए अभी वो बैटरी को ड्रॉ कर रहा हूं। मान लीजिए ये 12 वोल्ट का बैटरी है और उसको मैं कनेक्ट करता हूं एक बल्ब के साथ, वो बल्ब को मैं रेजिस्टर के सिंबल से ड्रॉ कर रहा हूं अभी, जिसका कि रेजिस्टेंस लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल 4 ओम, कितना है 4 ओम, और ये बैटरी में कितना लिखा था 12। ओके, ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या होता है अगर ऐसा 12 वोल्ट लिखा है, तो मैं अगर आपको पूछूंगा कि इसके रजिस्टर के अक्रॉस या ये बल्ब के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, अगर मैं इसमें पूछूंगा आपको, देखिए इसमें अगर मैं एक एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करता हूं, ओके, तो आप मुझे बताइए इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। मैं अगर वहां पे एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए ये रजिस्टर के अक्रॉस में, तो वो वोल्ट मीटर को मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूं, मुझे आप बताइए करंट का रीडिंग क्या होगा और वोल्टेज का रीडिंग क्या होगा, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।
क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। तो मुझे आप इजीली बोल सकते हैं कि करंट का तो फॉर्मूला होता है कि नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ इधर 12 वोल्ट का है और नेट रेजिस्टेंस है आपका 4 ओम का है। तो ये आप बोलेंगे कि 3 एम्पीयर करंट है। अच्छा ठीक है, आप इधर बोलिए कि करंट कितना है, 3 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है। अगर ये रेजिस्टर के अक्रॉस मतलब ये सर्किट में 3 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है और ये 4 ओम का रेजिस्टर है, तो इसमें वोल्ट मीटर रीडिंग कितना दिखाएगा, 3 × 4 12 वोल्ट दिखाएगा, 12 वोल्ट दिखाएगा। तो वोल्ट मीटर रीडिंग 3 I × R 3 एम्पीयर इंटू आर क्या है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये आपको दिखाएगा 12 वोल्ट। हाँ, हमारा कैलकुलेशन भी सही है क्योंकि ये 12 वोल्ट का पोटेंशियल सप्लाई कर रहा है और पूरा 12 वोल्ट का एनर्जी जो भी पोटेंशियल सप्लाई कर रहा है इधर वो पोटेंशियल कंज्यूम हो रहा है। ओके, ये हम सोचते हैं, बट एक्चुअली में ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, हम ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। बट रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में क्या होता है, देखिए ऐसा होता है, ये जो है रियलिटी में देखा गया कि ये आपने एक 12 वोल्ट का बैटरी को कनेक्ट किए थे, 12 वोल्ट का बैटरी को कनेक्ट किए थे और देखा गया कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, देखा गया कि इसके अक्रॉस 2 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है। ये एमीटर रीडिंग दिखाया कि इसके अक्रॉस, मैं एक कैलकुलेशन के लिए ऐसा एक सिंपल वाला वैल्यू ले रहा हूं ताकि आपको समझने के लिए इजी हो, समझने के लिए इजी हो। देखा गया कि इसके अक्रॉस में 2 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है। अगर 2 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है और ये 4 ओम का रेजिस्टर है, तो इसका जो वोल्ट मीटर था इधर, वो वोल्ट मीटर कितना रीडिंग दिखा रहा है, 2 × 4 8 वोल्ट रीडिंग दिखा रहा है। 2 × 4 2 एम्पीयर करंट और 4 ओम का रेजिस्टेंस, इधर वो 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा है। बट हम तो यूज किए थे एक 12 वोल्ट का बैटरी और वो वहां पे आउटपुट हमें मिल रहा है 8 वोल्ट का पोटेंशियल। तो बाकी 4 वोल्ट कहां गया, बाकी 4 वोल्ट का कहां गया? तो वो जो 4 वोल्ट है क्या हुआ, वो 4 वोल्ट कहां गया? थोड़ा सोचिए, ये हमारा एक्सपेक्टेशन था और ये हमारा रियलिटी में ऐसा हुआ। रियलिटी में एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, रियलिटी में ऐसा हुआ, 2 एम्पीयर करंट आया और पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट हुआ। तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं और जो 4 वोल्ट का पोटेंशियल है, 4 वोल्ट का जो वर्क डन हुआ है, 4 वोल्ट का एनर्जी जो कंज्यूम हुआ है, वो भी तो कहीं पे कंज्यूम हुआ होगा। ओके, सोचिए वो 4 वोल्ट का एनर्जी कहां पे कंज्यूम हो गया, वो पोटेंशियल किसने कहां पे वो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, थोड़ा सोचिए। हाँ, वेरी गुड, यस, वो जो 4 वोल्ट का पोटेंशियल है वो इधर बैटरी के अंदर, जो हमने इसके प्रीवियस वाला केस में एक डायग्राम ड्रॉ किए थे, वो डायग्राम में जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो ओपोजिशन था वो भी एक रेजिस्टेंस है ना, और वो रेजिस्टेंस कहाँ होता है, बैटरी के अंदर होता है। और वो वाला रेजिस्टेंस में बैटरी के अंदर होता है, लेकिन बुक्स में क्या होता है, उसको बाहर ड्रॉ किया जाता है। और ये है वो इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ पे है, बैटरी के अंदर में है, लेकिन मैं उसको ड्रॉ करता हूँ ना। तो हमने ये बोल सकते हैं कि जो 12 वोल्ट का जो ये एनर्जी सप्लाई कर रहा था, जो पोटेंशियल सप्लाई कर रहा था, 8 वोल्ट का इधर कंज्यूम हुआ और बाकी जो 4 वोल्ट है वो कहाँ पे हो गया, इधर वो 4 वोल्ट का एनर्जी कंज्यूम हो गया, 4 वोल्ट का पोटेंशियल का ड्रॉप हो गया। तो हमने देखा इधर 2 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है और मान लीजिए वहां पे एक 2 ओम का रेजिस्टर है। अभी देखिए आपका इक्वेशन सब कुछ सेटिस्फाई हो जाएगा, इधर एक 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ओके, अभी देखिए आपका ओम्स लॉ का भी जो इक्वेशन है वो भी सॉल्व हो जाएगा और आपका ये जो 8 वोल्ट बाकी जो 4 वोल्ट कहाँ कंज्यूम हो रहा था उसका भी वैल्यू आपको मिल जाएगा। थोड़ा देखिए उस इक्वेशन को, देखिए आउटपुट में एक्सटर्नल, ये तो इंटरनल है इधर, तो आउटपुट में हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है, V = 8 वोल्ट मिल रहा है, V = 8 वोल्ट मिल रहा है। और बैटरी का जो ईएमएफ है, मैं क्या बोल रहा था, जो बैटरी में लिखा हुआ है उसको हम कहते हैं ईएमएफ। तो E का वैल्यू कितना है वहां पे, 12 वोल्ट है। ओके, अच्छा अब देखिए ये सर्किट में रेजिस्टेंस था 4 ओम, लेकिन हमने वहां पे भी एक रेजिस्टर है इंटरनल रेजिस्टेंस, वहां पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है। तो R का वैल्यू है 4 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू है 2 ओम,
तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, नेट रेजिस्टेंस, मैं जस्ट ऐसे सिंपली लिख देता हूं, नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया 4 + 2 6 ओम। तो अभी आप करंट का वैल्यू निकालिए, करंट का वैल्यू, नेट ईएमएफ 12 वोल्ट, नेट रेजिस्टेंस 6 ओम एंड दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर करंट। देखिए आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। अगर 2 एम्पियर का करंट इधर से आ रहा है तो इधर देखिए पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर करंट इनटू 4 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 80 वोल्ट। और बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है R और इधर पे भी क्या है, ये तो सिंपल एक सर्किट है ना, तो पूरा सर्किट में एक ही लूप है, तो पूरा सर्किट में सेम करंट फ्लो कर रहा है और 2 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है। तो बैटरी के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2 ओम का रेजिस्टेंस, बैटरी के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा I × R, 2 एम्पीयर का करंट और 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो देखिए ये आ गया 4 वोल्ट, आपके पास था 12 वोल्ट, 8 वोल्ट एक्सटर्नल सर्किट को मिल रहा है और 4 वोल्ट का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इनसाइड द बैटरी आ रहा है। ओके, तो इसीलिए ये इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है और जो बैटरी में एक्चुअली लिखा होता है वो एक्सटर्नली हमको उतना पोटेंशियल नहीं मिलेगा। ओके, तो बैटरी में जो लिखा होता है उसको हम कहते हैं क्या, ईएमएफ ऑफ द सेल। और हमको एक्चुअली में जितना पोटेंशियल मिलता है, हम बाहर की दुनिया में रहते हैं तो एक्सटर्नल, बैटरी के अंदर हम नहीं रहते, बैटरी के बाहर रहते हैं, तो बैटरी आउटसाइड को कितना पोटेंशियल दे रहा है उसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये एग्जांपल में क्या हो गया, 12 वोल्ट का ब्रेकिंग था, ये ईएमएफ हो गया, बाहर की दुनिया को कितना वोल्ट दे रहा है, 8 वोल्ट दे रहा है, तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब हम क्या समझेंगे, ये रिलेशन इसमें से कैसे आ रहा है। ओके, ये रिलेशन V इक्वल टू E माइनस आई, ये इक्वेशन में से कैसे वो आएगा थोड़ा देखिए। ओके, देखिए क्या है, 8 वोल्ट, देखिए 8 वोल्ट बाहर की दुनिया को दे रहा है 8 वोल्ट, लेकिन उसके पास आ कितना वोल्ट, 12 वोल्ट, 8 वोल्ट इज इक्वल टू 12 वोल्ट। अच्छा, उसमें क्या हो गया, 4 वोल्ट का ड्रॉप बैटरी के अंदर भी हो रहा है, 4 वोल्ट का ड्रॉप बैटरी के अंदर भी हो रहा है। तो देखिए ये सब सारा सिंबल को यूज कीजिए और इक्वेशन लाइए। V 8 वोल्ट क्या है, V है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, 12 वोल्ट क्या है, 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, ईएमएफ ऑफ द सेल। एंड 4 वोल्ट क्या है, 4 वोल्ट क्या है, देखिए ये नीचे हम लिखे हैं 4 वोल्ट क्या है, I × स्मॉल r है। ओके, I × स्मॉल r। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। ये हमने एक एग्जांपल से ये रिलेशन डिराइव किए। देखिएगा अभी हम क्या करेंगे, उसको ओम्स लॉ यूज करके एक जनरल सर्किट ड्रॉ करके ये वाला इक्वेशन को भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, आई रिपीट, दोनों को अच्छे से समझिए। ये एग्जांपल के हिसाब से V और E को आज अच्छे से समझ सकते हैं। क्या है, मान लीजिए जो बैटरी, मैं आपको बोलूंगा कि ईएमएफ ऑफ ए सेल क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, बैटरी खरीद कर लाए, उसमें जितना प्रिंटिंग है वो है ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, आप ऐसा बोलेंगे तो आप तो एग्जाम में आएगा तो ऐसा नहीं लिख सकते ना कि बैटरी हम खरीद कर लाए और उसके अक्रॉस में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है या जितना प्रिंट लिखा है उसको हम ईएमएफ ऑफ द सेल कहेंगे। तो उसके लिए हम फिजिक्स का कुछ वर्ड लैंग्वेज यूज करेंगे और वो लैंग्वेज जो बैटरी खरीद कर लाए हैं उसमें 12 वोल्ट लिखा है, उसका मतलब क्या है, अभी तक हमने उसमें कोई कनेक्शन नहीं दिया। ओके, तो ये है वो बैटरी, ये है वो बैटरी और इसमें लिखा है 12। ओके, उसका मतलब क्या है, ये उसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये ओपन सर्किट है। ये क्या है, ओपन सर्किट है। तो ईएमएफ को, ये ई को कैसे हम डिफाइन करेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स इन एन ओपन सर्किट इज कॉल्ड योर ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज ईएमएफ ऑफ ए सेल, यू कैन जस्ट यूज दैट, राइट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स इन एन ओपन सर्किट इज कॉल्ड योर ईएमएफ ऑफ ए सेल। अच्छा, तो फिर V क्या है, ये V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो 8 वोल्ट आया, ये 8 वोल्ट कब आया, जब हम उसको सर्किट, क्लोज सर्किट बनाए, जब उसमें करंट फ्लो किया। ओके, तो V क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स और द टू इलेक्ट्रोड व्हेन देयर इज ए करंट।
व्हेन देयर इज ए करंट। ओके, व्हेन देयर इज ए करंट मतलब इनसाइड द क्लोज सर्किट। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल इन ए क्लोज्ड सर्किट, इन ए क्लोज्ड सर्किट, इन ए क्लोज्ड सर्किट। ओके, ओपन सर्किट if I is equal to 0 and closed circuit if I is not equal to 0, मतलब कुछ करंट फ्लो कर रहा है। तो EMF, the potential difference between the two terminals in an open circuit, potential difference, terminal potential difference V क्या है? The potential difference between the two terminals in the closed circuit when there is a current. Okay, in the closed circuit तो दोनों टर्मिनल के बीच में ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E है, क्लोज सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। ओके, मुझे अभी ये लगता है कि आप लोगों को V, E और R के बारे में पूरा डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EMF ऑफ ए सेल एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप उसका डेफिनेशन में ये लिखिएगा और एक कॉज है और दूसरा उसका इफेक्ट है। EMF जो है उसका कॉज है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो उसका वो इफेक्ट है। तो ये दो तीन डिफरेंसेस आप उसको लिख सकते हैं। और ये देखिए उसमें से ये रिलेशन में से हम क्या करेंगे, बहुत सारा कंक्लूजन डिराइव करेंगे और ये जो कंक्लूजन है बहुत इंटरेस्टिंग कंक्लूजन है। देखिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ उसको यूज करके, ये रिलेशन में से क्या क्या कंक्लूजन हो सकता है। एक बार अगर आपको उसको कंसेप्चुअली अच्छे से समझ में आ गया तो उसके रिलेटेड जितना सारा भी क्वेश्चन आएगा आप अच्छे से कर सकते हैं। ओके, देखिए ये दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे V और E, ये इक्वेशन में से आपको क्या मिलेगा, देखिए V इज इक्वल टू E माइनस आई। ये इधर भी जो हम एग्जांपल कंसीडर किए थे उसमें आप देख सकते हैं कि V इज लेस देन E, V इज लेस देन, और ये V लेस देन E कब हो रहा है, अभी हमने जो देखा ये जो बैटरी है वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, बाहर की दुनिया को कुछ एनर्जी दे रहा है। तो ये केस होता है डिस्चार्जिंग के केस में। ऑलवेज रिमेंबर ये मेज द कलम करके ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, ये V लेस देन E होता है, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। और एक केस है जहां पे बैटरी चार्ज होता है, बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं उस केस में ये इक्वेशन क्या बन जाता है, V इज इक्वल टू E प्लस आई। उसका ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, बस ये मैं क्वेश्चन में आता है इसलिए बता देता हूँ थोड़ा। और ये केस में क्या हो जाता है, V ग्रेटर देन E हो जाता है। कौन से केस में, चार्जिंग ऑफ सेल। ओके, चार्जिंग ऑफ सेल, ये केस में V ग्रेटर देन E हो जाता है। अभी ये रिलेशन को आप भूल जाइए, उसका यूज बस उतना ही है, ये रिलेशन को आप भूल जाइए। उसका कुछ कंसेप्ट है कैसे वो V इक्वल टू E माइनस आई होता है, लेकिन अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं क्या कब V इक्वल टू E होता है, V इक्वल टू E, V इक्वल टू E कब होता है, देखिए EMF, ये जो है EMF का भी डेफिनेशन है। V इक्वल टू E कब होगा, देखिए V इक्वल टू E जब ये पार्ट 0 हो जाएगा, I इंटू R जब 0 होगा, और सेल है मतलब R 0 नहीं हो सकता क्योंकि कुछ ना कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, बैटरी के पास कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो ये R कभी भी 0 नहीं हो सकता। ओके, तो किसको 0 होना पड़ेगा, I इज इक्वल टू 0, और I इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ओपन सर्किट। I इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट होता है। ओके, अच्छा, तो ओपन सर्किट में यही होता है। और देखिए ओपन सर्किट में जो हम EMF का वो जो डेफिनेशन भी बनाए थे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स इन एन ओपन सर्किट इज कॉल्ड EMF ऑफ द सेल। आपका डेफिनेशन भी फुलफिल हो गया इधर। और एक है, आप सोच के बताइए V इज इक्वल टू 0 कब होगा, ये भी एक कंडीशन है। ये मेज द कलम करके ये 4 क्वेश्चन आता है। तो आप बताइए V इज इक्वल टू 0 कब होगा, V इज इक्वल टू 0 कब हो सकता है, जब देखिए हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो वो सर्किट ऑब्वियसली क्या होगा, क्लोज सर्किट होगा। एंड दैट टू V इज इक्वल टू 0 बनाने के लिए, अच्छा ये V क्या है कि I इंटू R है। ओके, V क्या है, I इंटू R है, V इज इक्वल टू I इंटू R है, और क्लोज सर्किट है तो उसमें तो करंट क्लोज करेगा ही करेगा। तो इसके लिए क्या होगा, ये रेजिस्टेंस को 0 होना पड़ता है। रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है, R टेंड्स टू 0 होता है, जिसको कि हम कहते हैं अगर रेजिस्टेंस टेंड टू 0 हो गया तो उसमें करंट का कुछ भी वैल्यू ले जाइए
1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1000 एम्पियर, 1000 एम्पियर, जितना भी लीजिए ये V का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि I into R tends to 0, R is equal to 0। ओके, तो क्या होता है जब R tends to 0 हो जाता है, ये करंट क्या हो जाता है, I tends to I maximum, I tends to I maximum। और जब सर्किट में मैक्सिमम करंट आता है उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ओके, उसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। ओके, उसको हम कहेंगे शॉर्ट सर्किट। और एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसमें कि एक हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ये कंडीशन तो अभी के लिए आपकी यूज में नहीं है, ये जो तीनों कंडीशन है उसको वो ग्राफ में हम प्लॉट करके दिखाएंगे। ओके, तो you just note down the things whatever you understand about it, then we will discuss how to derive these three condition by using the graph। ओके, और वो ग्राफ एक्सपेरिमेंटल ग्राफ होता है। ओके, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये 4 पॉइंट को अभी हम डिस्कस करेंगे। कौन सा 4 पॉइंट, ये V लेस देन E, V ग्रेटर देन E, V इक्वल टू E, V इज इक्वल टू 0, ये 4 कंडीशन को हम वो ग्राफ में से डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, वो ग्राफ एक्चुअली क्या है, द ग्राफ आपको क्या होता है, एक सेल दे दिया जाएगा जिसके पास EMF E होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस R होगा, और आपको कहा जाएगा कि ये जो सेल है उसके ऊपर आप कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कीजिए। ये आपको एक सेल दे दिया जाएगा EMF जिसका वैल्यू आपको पता नहीं होगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस उसका भी होगा, और आपको कहा जाएगा कि उसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्ट कीजिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्ट कीजिए, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और ये सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसको एमीटर और वोल्टमीटर कनेक्ट होगा, उसमें आप वो रीडिंग को नोट करेंगे और उसका VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे। और वो जो VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे हम उसमें से ये 4 रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो अभी उसको ये 4 पॉइंट को नोट कीजिए, और ये पॉइंट को हम वो ग्राफ में देखेंगे कि कैसे ये 4 पॉइंट आ रहा है। देखिए, अच्छा, हम उसमें कौन VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे, तो लेट अस सपोज एक एक्सिस में करंट और दूसरे एक्सिस में पोटेंशियल डिफरेंस लेता हूं। मान लीजिए ये एक्सिस में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस भी लिया और ये एक्सिस में मैंने करंट ले लिया। ओके, तो ये इक्वेशन को अगर हम y एक्सिस में v y, ओके, x एक्सिस में i, तो मान लीजिए कि i को आप x समझिए, तो ये इक्वेशन कैसा इक्वेशन दिख रहा है, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c, इस टाइप का दिख रहा है। अगर उसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे तो इक्वेशन आपको ये जो v इज इक्वल टू e माइनस ir है वो आपको y इज इक्वल टू mx प्लस c जैसा इक्वेशन दिखेगा। और ये किसका इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ओके, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और x और y ये दोनों एक्सिस है, और m किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, जो भी स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप कितना है, और ये c किसको रिप्रेजेंट करता है, y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको उसके थोड़ा थोड़ा बेसिक बातें आपको पता है। मान लीजिए मैं अगर इधर एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और मान लीजिए कि वो लाइन ऐसा दिखता है, ये y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ है, तो उसमें ये जो ग्राफ है उसका जो स्लोप होता है, स्लोप मतलब क्या है, चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस। मान लीजिए उसको dy डिवाइडेड बाय dx कर लीजिए, क्या मिलेगा, m मिलेगा, और वो m क्या है, स्लोप है। तो ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना स्लोप में है, कितना इंक्लिनेशन में है, वो आपको स्लोप बताता है। तो ये इक्वेशन में स्लोप कौन है, ये m है स्लोप, m है स्लोप, और ये c क्या है, ये वैल्यू को हम c कहेंगे, y इंटरसेप्ट। ओके, c क्या है, y इंटरसेप्ट, ये आपको पता है, छोटी छोटी बातें ये आप पढ़ेंगे, इंटरसेप्ट। ओके, अच्छा, ये इक्वेशन को y प्लस mx प्लस y इज इक्वल टू mx प्लस c को आप थोड़ा कंपेयर कीजिए, ये v इज इक्वल टू e माइनस ir के साथ। देखिए उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y में कौन सा लिए है, हम v लिए हैं, v इज इक्वल टू x क्या है, x है i, क्योंकि x एक्सिस में हम i ड्रॉ कर रहे हैं, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, r इंटू आई, ir को मैंने माइनस ir को r इंटू आई लिख दिया, प्लस e। अब देखिए ये जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन को थोड़ा कंपेयर कीजिए। अगर ये दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे, स्लोप, इधर स्लोप कौन है, इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि आपको डिटरमाइन करना था, तो अगर ये ग्राफ आप ड्रॉ कर लेते हैं, उसका स्लोप जो मिलेगा वो हो जाएगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस।
और वाई इंटरसेप्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ई को। तो ये ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट जो आएगा वो आएगा आपका ईएमएफ ऑफ द सेल। ये दोनों इक्वेशन को आप थोड़ा कंपेयर कीजिए, ओके। और इसमें जो स्लोप है देखिए वो नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप है मतलब उसका इंक्लाइनेशन नीचे की तरफ है। तो मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन होता है और हमको एक ऐसा ग्राफ बनता है, ओके, ऐसा एक ग्राफ रहता है। तो हम अभी क्या करेंगे, ये सबका पूरा कोऑर्डिनेट को चेक करेंगे और ये इक्वेशन जो चार रिलेशन बनाए थे वो रिलेशन को ड्रॉ करेंगे। अच्छा, ये ग्राफ में स्लोप क्या है, ये इक्वेशन में स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर को। तो आप ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप ग्राफ पेपर को यूज करके ये लाइन का स्लोप डिटरमाइन कर सकते हैं, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस और चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन आई, ऐसे करके आप इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ग्राफ का स्लोप जो है आपको वो इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। और ये ग्राफ का जो वाई इंटरसेप्ट है, ये ग्राफ का जो वाई इंटरसेप्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईएमएफ ऑफ द सेल। तो वाई इंटरसेप्ट से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो आप वैल्यू लेंगे, उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे, वोल्ट मीटर होगा, एमीटर होगा, करंट रीडिंग आएगा, वोल्टेज रीडिंग आएगा और वोल्टेज रीडिंग करंट रीडिंग लेकर ऐसे ग्राफ बनाओगे। ग्राफ बनाने के बाद जो ग्राफ का स्लोप मिलेगा वो होगा इंटरनल रेजिस्टेंस और उसका जो वाई इंटरसेप्ट जो मिलेगा ये क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा। तो ये जो वाई इंटरसेप्ट है ये क्या है, ई है। तो एट दिस पॉइंट v का वैल्यू कितना है, ई है, ओके। और ये आप डिटरमाइन कर सकते हैं। अभी जो हमने 2-3 रिलेशन पढ़े उसके पहले जो कॉलम के हिसाब से लिखे थे उसको थोड़ा डिराइव कर लेते हैं। ये इक्वेशन में से क्या है, अच्छा ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस में देखिए कोऑर्डिनेट हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इधर करंट, वाई कोऑर्डिनेट क्या है वोल्टेज। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, दैट मींस इधर करंट का वैल्यू 0 है और वोल्टेज का भी वैल्यू 0 है। अच्छा आप मुझे ये बता सकते हैं क्या, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इधर देखिए एक्स एक्सिस में वैल्यू 0 है तो आई का कोऑर्डिनेट 0 है, वाई एक्सिस में वैल्यू कितना है, वाई एक्सिस में वैल्यू कितना है, ये वैल्यू ई है। तो ये क्या हो गया 0, ई। ये कोऑर्डिनेट 0, ई, उसका मतलब क्या है, नोट कीजिए, अगर करंट 0 होता है तो v का वैल्यू कितना होता है, e होता है। देखिए v इक्वल टू e का कंडीशन क्या था, ओपन सर्किट था, i इक्वल टू 0। ये आपका एक इक्वेशन आ गया, जो 4 पॉइंट लिखे हैं उसमें से एक इक्वेशन आ गया। और उसके साथ साथ आपको ईएमएफ का भी डेफिनेशन मिल गया ये ग्राफ से। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स इन एन ओपन सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, ओके। ये एक आ गया कंडीशन एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट से। अच्छा आप मुझे बता सकते हैं क्या ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, अच्छा ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, y कोऑर्डिनेट क्या है, लेकिन y कोऑर्डिनेट जो वोल्टेज कोऑर्डिनेट वो हमें पता है 0 है। अच्छा ये पुट कर दीजिए। अच्छा i नहीं पता है लेकिन i का वैल्यू देखिए इधर इंक्रीज करते 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 मैक्सिमम वैल्यू इधर आ गया, उधर तो और i का वैल्यू नहीं है, ये मैक्सिमम i है। और ये पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, i मैक्सिमम। देखिए ये पॉइंट को मैं लिख देता हूँ अभी i मैक्सिमम, ओके। तो हमने क्या देखा, ये पॉइंट का उसका मीनिंग क्या है, when I is equal to maximum, when I is equal to maximum, when I tends to maximum, V tends to क्या हो रहा है, V क्या हो रहा है 0 हो रहा है। देखिए ये भी आपका एक कंडीशन था, ये भी आपका एक क्या था कंडीशन था कि जो 4 रिलेशन बनाए थे। V is equal to 0 कब होगा, आप लिखे थे शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है I मैक्सिमम। ये ओपन सर्किट था, आप लिख दीजिए उसको, ये ओपन सर्किट था, ओके, ये ओपन सर्किट था। और ओके ये क्या है शॉर्ट सर्किट वाला कंडीशन, शॉर्ट सर्किट वाला कंडीशन। अच्छा दो कंडीशन आ गया। और एक कंडीशन जो V ग्रेटर देन E वाला कंडीशन, वो तो हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि उसमें चार्जिंग ऑप्शन, हम ये डिस्चार्जिंग ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। V लेस देन E आपको पता होगा, ये देखिए ये y एक्सिस में क्या है V है, V हमेशा लेस देन E होगा, बट एक कंडीशन में V इक्वल टू E हो जाएगा और वो कंडीशन है ओपन सर्किट। तो बाकी के हिसाब से देखिए आप करंट का वैल्यू कहीं से भी कहीं ले जाइए, मतलब 0 से लेकर
सॉरी जीरो नहीं लेना है, अगर करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो V इज इक्वल टू आई हो जाएगा। तो करंट का वैल्यू जीरो से ज्यादा कहां तक, करंट का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम जो भी करंट है I इज इक्वल टू आई मैक्स तक उतना तक V का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन E हो जाएगा। ये सब कंडीशन में V का वैल्यू लेस देन E। ओके, ये जो हमारा डिस्चार्जिंग ऑफ सेल का कंडीशन है, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल का ये कंडीशन था। तो हमारा ये तीनों कंडीशन आ गया, V लेस देन E, V इज इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू E और V इज ग्रेटर देन E वाला जो कंडीशन है वो आप के सिलेबस के अंदर नहीं है, अगर उसको जब हम चार्जिंग करते हैं तो वो वाला कंसेप्ट आता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है। ओके, ये ग्राफ में से हम जितना सारा डेफिनेशन बनाए, जितना सारा कंसेप्ट पढ़े, पूरा एक सिंपल ग्राफ में से आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ ऑफ ए सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। और नेक्स्ट आगे के क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सो थैंक यू एवरीवन।